बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं इब्तिसाम हुसैन, आपका फिज़िक्स टीचर। आज के इस लेक्चर में हम एक्सेलरेशन को डिस्कस करेंगे, जो कि आपके पास पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 से टॉपिक है। स्टूडेंट, एक्सेलरेशन द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर एक कार मूव कर रही है और उसकी स्पीड चेंज होती है या उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होती है, तो फिर उसकी वेलोसिटी चेंज होगी और उसकी वेलोसिटी के चेंज होने से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो आप एक्सेलरेशन को यही डिफाइन करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी किस तरह से चेंज हो सकती है? वेलोसिटी दो तरह से चेंज हो सकती है, या तो मूविंग कार की स्पीड चेंज होगी या फिर मूविंग कार की डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होगी। तो दोनों के चेंज में से कोई भी क्वांटिटी अगर चेंज होगी तो फिर वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी के चेंज से ही उस बॉडी में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। तो हम सिंबल देखें एक्सेलरेशन का, स्मॉल ए सिंबल होता है और मैंने इसके ऊपर वेक्टर का साइन शो किया हुआ है। अगर आप फॉर्मूला देखें तो डेल्टा वी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा आप लोग जानते हैं कि हम इसको चेंज के मीनिंग में भी यूज़ करते हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। सो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकंड और टाइम के सेकंड, तो एक्सेलरेशन का यूनिट आपके पास मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। ओके, अब वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आपको पता है कि भी वेक्टर स्केलर से मल्टीप्लाई होता है, तो आंसर हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी आती है। तो एक्सेलरेशन इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है तो स्टूडेंट इसकी डायरेक्शन भी होगी। जी, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि अगले पूरे लेक्चर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इस बात को ज़रा ध्यान से देखिएगा कि अगर एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी? द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन। यहाँ पे ज़रा आप देखें कि एक वर्ड जो मैंने लिखा है, ये हमेशा की मैं बात कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा क्या होगी। जी स्टूडेंट, क्या एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा? क्या एक्सेलरेशन मोशन की डायरेक्शन में होगा? क्या हम कहेंगे अगर हमने यहाँ पे कोई फिजिकल क्वांटिटी लिखनी हो? तो स्टूडेंट, बात याद रखिएगा, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये होगा कि एक्सेलरेशन तो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है। जी, एक्सेलरेशन बिल्कुल वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है, लेकिन एक्सेलरेशन हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन हमेशा किस डायरेक्शन में होगा? तो स्टूडेंट्स, हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में होगा। अभी हम इस टॉपिक में इसी पूरी की पूरी बात को लेके चलेंगे। मैं अभी इसी बात को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप देखिए, आप सब लोगों ने अर्ली क्लासेस में न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा हुआ है, जो कि न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन आपके पास ये होता है, F = ma। मैस यहाँ पर एक स्केलर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब आप देखें, यहाँ पर रूल भी आपको पता है कि मैस एक स्केलर है। स्केलर को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर से, तो आंसर आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी आता है। और स्टूडेंट याद रखिएगा, जब भी स्केलर वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो आपको रिजल्टेंट में जो वेक्टर मिलेगा, इन दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन हमेशा सेम होगी। ओके, तो F = ma से आपने ये बात याद रखनी है कि एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स की डायरेक्शन में, या अगर वेलोसिटी कहना हो तो वेलोसिटी नहीं बल्कि ये देखें, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। ओके, तो चूंकि चेंज इन वेलोसिटी बार बार कहना मुश्किल है, इसलिए हम फोर्स कहेंगे। तो अगर आप कहना चाहें तो आप दो तरह से बात कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन या तो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, या फिर वेलोसिटी नहीं बल्कि चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा। तो जो कि बार बार चेंज इन वेलोसिटी कहना मुश्किल है, तो इसलिए हम अपने लेक्चर में यही वर्ड यूज़ करेंगे कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, क्योंकि फोर्स को समझना भी हमारे लिए आसान है। ओके, आगे चलते हैं स्टूडेंट्स। कुछ केसेस मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा। देखिए, फर्स्ट केस, व्हेन एक्सेलरेशन इज पैरेलल टू वेलोसिटी, कि एक्सेलरेशन की वही डायरेक्शन है जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मैंने अभी ये बात आपको समझाई कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कब होगा? हाँ जी,
अब देखें ये बात मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में किस वक्त होगा। स्टूडेंट सपोज आपके पास यहाँ पर ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओके, मैस m का ये एक ऑब्जेक्ट है, ये बॉडी या एक कार या एक बाइक कोई भी चीज़ है जो कि मूव कर रही है, ओके, ये मूव कर रही है और इसकी ये इनिशियल वेलोसिटी की ये डायरेक्शन है। दिस इज़ द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब आप क्या करते हैं, मसलन एक बच्चा साइकिल चला रहा है और वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मैं उसे पीछे से पुश करता हूँ, मैं उसको पीछे से फोर्स अप्लाई करता हूँ, ठीक है। देखिए मैंने जो फोर्स है ये मेरी मोशन को सपोर्ट करेगी, जो जिस डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाई है मैंने इसे पीछे से पुश किया है, तो स्टूडेंट्स मेरी जो ये फोर्स है ये उस बॉडी की मोशन को अपोज नहीं करेगी बल्कि सपोर्ट करेगी, ओके। अब क्या होगा, अब इस फोर्स के लगाने से डेफिनेटली उस बॉडी की स्पीड चेंज होगी, स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी तो एक्सेलरेशन पैदा होगा, एंड एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ओके। तो अब अगर आप यहाँ पे एक्सेलरेशन की डायरेक्शन देखें तो स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन की ये डायरेक्शन होगी जो कि टुवर्ड्स राइट है, और अगर आप देखें तो बताएं अब ये फोर्स लगाने से इस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी या कम होगी या सेम रहेगी? नहीं, डेफिनेटली बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी? क्योंकि फोर्स बॉडी की मोशन को सपोर्ट कर रही है। तो इस वक्त आप देखें जो फाइनल वेलोसिटी है वो डेफिनेटली इनिशियल वेलोसिटी से ज़्यादा होगी। तो इस केस में आप देखें कि एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में है जिस डायरेक्शन में बॉडी की वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों आपस में पैरेलल हैं, लेकिन कब पैरेलल हैं? जब बॉडी की वेलोसिटी बढ़ने लगी हुई है, ओके। तो बात ज़रूर याद रखिएगा कि वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगर इंक्रीज होगी तो फिर आपके पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल होंगे, ठीक है। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में हो सकता है, जी बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सिर्फ कब होगा? सिर्फ उस वक्त होगा व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग। हमेशा नहीं होगा, हमेशा या तो फोर्स की डायरेक्शन में या चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में, ओके। आगे चलते हैं। व्हेन एक्सेलरेशन इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, ऐसा कब हो सकता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में हो? जी, अब आप देखें कि केस ही ये बता रहा है कि अब एक्सेलरेशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में नहीं है बल्कि उसके ऑपोजिट है। तो स्टूडेंट बात ज़रा ध्यान से देखिएगा, मेरे पास ये सेम एक मैस m का ऑब्जेक्ट है और ये इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा था विद सम इनिशियल वेलोसिटी, ओके। अब मैंने क्या किया, एक बॉडी इस डायरेक्शन में आ रही थी, मैंने उसके ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स अप्लाई करना शुरू की। स्टूडेंट अगर मैं ऑपोजिट डायरेक्शन से फोर्स लगाऊंगा तो अब आप खुद मुझे बड़ी अच्छी तरह से बता सकते हैं कि अब उस बॉडी की वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं बल्कि उस बॉडी की वेलोसिटी कम होगी। जी बिल्कुल। अब देखें मैंने इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, ये फोर्स अब चूंकि बॉडी के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो अब बताएं क्या ये फोर्स बॉडी की मोशन को सपोर्ट करेगी? नहीं स्टूडेंट्स, ये फोर्स बॉडी की मोशन को अपोज करेगी, और अपोज करेगी तो फिर वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं, वेलोसिटी डेफिनेटली कम होगी। तो अब आप देखें फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो कि फोर्स की डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट होगा, ओके। तो अब आप देखें ज़रा यहाँ पर कि वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट है लेकिन एक्सेलरेशन टुवर्ड्स लेफ्ट है, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है। हाँ, लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में कब होंगे? जब फोर्स बॉडी की मोशन को अपोज करेगी और अपोज करने की वजह से बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही होगी, ओके। तो देखें व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग, ओके। तो आप देखें इस पूरे लेक्चर का एक ही की पॉइंट है कि डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन क्या है। डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ओके। फर्दर आगे चलते हैं। थर्ड केस हमारे पास, व्हेन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। ऐसा किस वक्त हो सकता है कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हों? फर्स्ट हमने डिस्कस किया कि दोनों पैरेलल हैं, सेकंड डिस्कस किया कि एंटी पैरेलल हैं, थर्ड परपेंडिकुलर। जी फ्रेंड, अगर आप एक स्टोन को
एक स्ट्रिंग के साथ बांध के सर्कुलर पाथ में मूव करवाते हैं। मैंने सपोज करें यहाँ पर एक स्टोन है, उसे मैंने रस्सी से बांधा है और मैं उसे सर्कुलर पाथ में मूव करवा रहा हूँ। तो अब आप देखें, ये एक मैस एम का स्टोन है, आपने इसे स्ट्रिंग से अटैच किया, ओके, और ये इस तरह से सर्कुलर पाथ में ये स्टोन अगर मूव कर रहा है, ठीक है। तो स्टूडेंट, सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए आपको एक फोर्स रिक्वायर्ड होती है और उस फोर्स को आप लोग नाम देते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। ये एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है। तो सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए फोर्स का आपके पास कौन सी चाहिए होती है? सेंट्रीपिटल। और वो फोर्स हमेशा कहाँ होती है? वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है। अब अगर किसी भी पॉइंट पे ये रस्सी टूट जाती है तो बॉडी कहाँ जाएगी? स्टूडेंट, बॉडी डेफिनेटली उस पॉइंट पे अलोंग द टेंजेंट जाएगी। मतलब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट पे अगर बॉडी टूटती है तो बॉडी यहाँ पर इस डायरेक्शन में जाएगी। ये बॉडी की डायरेक्शन ऑफ मोशन या वेलोसिटी होगी और इस बॉडी का जो एक्सेलरेशन होगा वो टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल होगा। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। या अगर बॉडी इस पॉइंट पर बॉडी टूटती है, स्ट्रिंग से अलग होती है, तो यहाँ पर ये अलोंग द टेंजेंट वेलोसिटी होगी, ओके, और एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी में और एक्सेलरेशन में जो एंगल है आपके पास वो 90 डिग्री है। तो अब आप देखें, व्हेन एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, व्हेन बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन हमेशा एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इन सर्कुलर मोशन, ओके, इन सर्कुलर मोशन वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सेलरेशन। तो आप देखें, एक्सेलरेशन अगेन कहाँ है? एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स है। और मैंने एक्सेलरेशन को टुवर्ड्स द सेंटर क्यों शो किया है? क्योंकि ये एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन है और सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कहाँ होती है? वो टुवर्ड्स द सेंटर होती है, ओके। तो फ्रेंड्स, ये 3 केसेस आपके अभी तक यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। आगे चलते हैं। फोर्थ केस है हमारे पास यहाँ पर, वेलोसिटी इज इक्वल टू 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0। जी, पहली बात तो ये बड़े ध्यान से सोचनी है, क्या ये पॉसिबल है कि वेलोसिटी तो बॉडी में ना हो लेकिन एक्सेलरेशन हो? स्टूडेंट, पहली चीज़ तो आप ये सोचें कि एक्सेलरेशन कितनी बातों पे डिपेंड कर रहा है। डिफाइन क्या किया था हमने एक्सेलरेशन को? हमने कहा था द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक क्या वेलोसिटी के साथ है कि चेंज इन वेलोसिटी के साथ है? जी, एक्सेलरेशन का ताल्लुक चेंज इन वेलोसिटी के साथ है। तो हो सकता है कि चेंज तो 0 ना हो लेकिन वेलोसिटी 0 हो। फॉर एग्जांपल, एक कार मूव कर रही थी, ओके, उस कार की वेलोसिटी थी 100। उस कार ने ब्रेक अप्लाई करना शुरू की, आहिस्ता आहिस्ता स्लोली अपनी वेलोसिटी को कम करना शुरू किया। तो अब आप देखें कि 100 से उसकी वेलोसिटी अगर 40 होती है, 40 से 30, 30 से 20, तो अब क्या हो रहा है? अब उस बॉडी की आहिस्ता आहिस्ता फाइनल जाके उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। जिस लम्हे बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी उस लम्हे चेंज ऑफ वेलोसिटी 0 नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में 0 थी, एंड पे कार रुक गई तो वेलोसिटी 0 होगी। तो चेंज कितने का आया? 100 का चेंज आया हमारे पास। तो बताएं, जब कार स्टॉप होगी तो वेलोसिटी तो 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो आप इस केस में लिख सकते हैं कि व्हेन सडनली ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द कार, तो जिस लम्हे आप सडन ब्रेक अप्लाई करेंगे उसी लम्हे वेलोसिटी तो 0 है लेकिन चेंज इन वेलोसिटी मैक्सिमम होगा, इसलिए एक्सेलरेशन भी उस लम्हे मैक्सिमम होगा और वो 0 नहीं होगा। मैं आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के लिए एक और बात समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले आप यहाँ पर ये केस ऐड कर लीजिएगा, व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन कार, ओके। लेकिन मैं एक और एग्जांपल आपसे डिस्कस करता हूँ। स्टूडेंट, मैं एक बॉल लेता हूँ, एक बॉडी लेता हूँ और मैं इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूँ। अगर मैं इसे वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करता हूँ तो ये बॉडी कहीं पर जाके वापस आना शुरू हो जाएगी, ओके। ये बॉडी कहीं पर जाके रुकेगी फिर ही तो वापस आएगी। ऊपर जाते हुए इस बॉडी की वेलोसिटी आहिस्ता आहिस्ता स्लो हो रही होगी, स्लो होते होते इस बॉडी की वेलोसिटी 0 होगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये रुकेगी और फिर वापस आएगी। तो जिस पॉइंट पे जाके रुकी है उस पॉइंट पर इस बॉडी की वेलोसिटी तो 0 होगी
लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। तो क्या पूरे के पूरे इस वर्टिकल पाथ में वेलोसिटी 0 है? नहीं स्टूडेंट, पूरे वर्टिकल पाथ में वेलोसिटी 0 नहीं है। सिर्फ कहां पर 0 है? ओनली एट द हाईएस्ट पॉइंट। ओके, तो आप सेकंड यहां पर एग्जांपल लिख सकते हैं। कौन सी एग्जांपल? व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन ओनली एट द हाईएस्ट पॉइंट, ओनली एट द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज 0 बट एक्सेलरेशन इज नॉट 0। तो मैंने आपको यहाँ पे दो एग्जांपल्स अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको कार की एक्सप्लेन की, व्हेन सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड ऑन द कार। ओके, दूसरी एग्जांपल मैंने आपको बॉल की एक्सप्लेन की, व्हेन अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ओके, देन ओनली एट द हाईएस्ट पॉइंट। तो बात माइंड में रखनी है आपने, ये जो बात मैंने कही है तो ये सिर्फ हाईएस्ट पॉइंट पर जाके ऐसे होगा कि वेलोसिटी 0 होगी और एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। ओके, आगे चलते हैं अपने लास्ट केस की तरफ कि वेलोसिटी इज नॉट 0 बट एक्सेलरेशन इज 0। क्या पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि एक्सेलरेशन का ताल्लुक वेलोसिटी से नहीं है, एक्सेलरेशन का ताल्लुक चेंज इन वेलोसिटी के साथ है। बिल्कुल ओके, तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक चेंज इन वेलोसिटी से। अब आप देखें, आप सपोज करें कार ड्राइव कर रहे हैं मोटरवे के ऊपर, और आप मोटरवे के ऊपर, हमारे पास पाकिस्तान में जो कार की मैक्सिमम स्पीड आपको अलाउ है वो 120 किलोमीटर पर आवर है। सपोज करें एक शख्स 120 किलोमीटर पर आवर पर ही आपके पास ड्राइव कर रहा है। तो स्टूडेंट 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, 120 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी तो ना डायरेक्शन चेंज हो रही है ना मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है, तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। तो अगर उस कार की वेलोसिटी यूनिफॉर्म हुई, वेलोसिटी यूनिफॉर्म कि जितनी स्पीड पर वो जा रहा है वो उतनी स्पीड पर ही जाता रहे, ठीक है, तो फिर आपके पास वेलोसिटी तो 0 नहीं होगी, लेकिन चूंकि वेलोसिटी आपके पास यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, तो आपके पास वेलोसिटी आपकी यूनिफॉर्म है, चेंज नहीं हो रही। सो वेलोसिटी इज नॉट 0 बट एक्सेलरेशन इज 0। ओके, तो आप देखें इन सब केसेस में आपका एक ही पॉइंट मेन फोकस पर था, और वो क्या था? जो कि हमने सीखा था कि एक्सेलरेशन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो होप सो आपको यहाँ तक की ये बात क्लियर हो गई होगी। इसके साथ एक छोटी सी चीज़ स्टूडेंट हम और सीख लेते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। जी, एक्सेलरेशन का अगर आप फॉर्मूला ही देखें, पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट, एक्सेलरेशन है क्या? पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड इन लास्ट नेगेटिव एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हमने डिफाइन किया हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो देखिए, मैं फॉर्मूला की मदद से ही ये डेफिनेशन बड़ी आसानी से एक्सप्लेन कर दूंगा। सपोज करें आपके पास यहां पे एक्सेलरेशन है vf माइनस vi ओवर डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा v इज इक्वल टू, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है? ये होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी ओवर डेल्टा टी, ठीक है। तो अब आप देखें कि अगर आप ये कहते हैं कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव, मैं आपसे कहता हूं कि सपोज आपकी कार मूव कर रही है 20 की स्पीड पर, ठीक है, और उसकी वेलोसिटी बढ़ के हो गई 50 और टाइम लगा आपको 5 सेकंड का। ओके, तो आप देखें इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 20, फाइनल कितनी हुई? 50। तो स्टूडेंट 50 माइनस 20 आपके पास क्या हुआ? 30 बाय 5, तो आप देखें 6 आंसर आपका आ जाएगा। ओके, तो ये पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव कब आ रहा है? जब वेलोसिटी बढ़ रही है। लेकिन अगर ये होता कि आपके पास पहले 50 होती और बाद में 20 हो जाती, तो स्टूडेंट आप देखें इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 50, फाइनल वेलोसिटी क्या थी?
20, तो 20 माइनस 50 माइनस 35 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर -6 आएगा। तो आप देखिए एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब आ रहा है, जब फाइनल इनिशियल से ज़्यादा है, मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब आ रहा है, जब फाइनल इनिशियल से कम है, मतलब कार की वेलोसिटी कम हो रही है। तो सिंपली अब आपने याद रखना है पॉजिटिव एक्सेलरेशन व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, ओके, व्हेन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इंक्रीजिंग, एंड नेगेटिव एक्सेलरेशन when velocity of an object is decreasing. Okay, so when velocity of an object is increasing, acceleration is called positive acceleration, and when velocity of an object is decreasing, acceleration is called negative acceleration. तो स्टूडेंट होप सो अब आपको यहाँ पर एक्सेलरेशन का कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके साथ ही हम अपने इस टॉपिक को आज ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।